महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, मान्य संस्थापक भारती साहब को नमन करते हुए, और आज की जो मीटिंग में जुड़े सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज का जो विषय है बुधवार उनका धम्म वाचन का, इसमें प्रवज्या अभिनीति में आज का वाचन करता हमारे मान्य सुदेश तनवर जी, जो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के हैं, और अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय एलपी अमृत बहुत साहब, सहायक राष्ट्रीय सहायक आचार्य है, और संचालन में खेमचंद बहुत कर रहा हूँ। और ये आगे का जो वाचन है, ये हमारे सुदेश तनवर साहब आगे का वाचन का कार्यक्रम आगे चलाएंगे, वाचन करेंगे। जय भीम नमो। माननीय सुदेश तनवर साहब। साधुवाद आदरणीय संचालक महोदय, माननीय खेमचंद सोलंकी बौद्ध जी। आज के इस धम्म वाचन की अध्यक्षता कर रहे माननीय एलपी अमृत बौद्ध साहब, जो हमारे राष्ट्रीय सहायक आचार्य हैं। और आज के इस धम्म वाचन में जुड़े हुए देश भर से तमाम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता। ये जो धम्म वाचन है, मेरा आज पहला धम्म वाचन है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में। निश्चित तौर पर इसमें कुछ गलतियां होंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इन गलतियों को आप क्षमा करेंगे। मैं बहुजन समाज के उन सभी ऐतिहासिक महापुरुषों को नमन करते हुए, जो बुद्ध और बुद्ध से पहले और मान्यवर काशीराम तक चली आई उस पूरी की पूरी परंपरा को नमन करते हुए, इस धम्म वाचन में शामिल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बीएस बौद्ध जी, उपाध्यक्ष माननीय बनगोत्रा साहब, हमारे राष्ट्रीय समन्वयक जो दिल्ली प्रदेश को देखते हैं माननीय राजा राम आनंद साहब, और जिनसे अक्सर हम लोग बात किया करते थे, जो मेरी इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में पहली मुलाकात मैं कह सकता हूँ, आदरणीय जगदीश बाबू जी, जिनसे मैं अक्सर गुफ्तगू करता रहा। और इस धम्म वाचन में जुड़े हुए उन सभी तमाम पदाधिकारियों को, सभी तमाम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ताओं को, और देश भर में जुड़े हुए सभी हमारी बहनों को, हमारी माओं, हमारी भाइयों को, सभी को मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए आज का ये धम्म वाचन आज का जो जो वाचन है, वो पहला अध्याय है, उसका 16वां प्रखंड है, जिसे हम प्रवज्जा बोलते हैं, या संस्कृतनिष्ठ भाषा में, हिंदी भाषा में उसका अनुवाद है अभिनिष्क्रमण। पृष्ठ संख्या 27 है मेरे पास जो ग्रंथ है उसका। इसका मैं वाचन आरंभ करता हूँ। इसकी अनुमति मुझे हमारे जो सहायक आचार्य है, जो प्रत्येक बुधवार को ये वाचन हम सुनते रहे हैं, माननीय एलपी अमृत बौद्ध साहब अपनी बहुत ही सुंदर और मधुर वाणी में
आप में बहुत ही खूबसूरत होती है। मेरा वाचन उनसे थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगे कि इसमें कुछ गलतियां हैं या गलतियां होंगी तो मैं निश्चित तौर पर उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा। और ये एक प्रयास है और प्रयास आगे चलता रहेगा। ये हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन है जिसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, जिसके तत्वावधान में हम सब यहाँ मौजूद हैं। ये अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जिस संगठन की हम बात करते हैं, वो संगठन भारत के उन अप्रतिम संगठनों में से है। जिस तरह के संगठन दूसरे और दिखते नहीं हैं। हालांकि देश भर में तमाम तरह के संगठन हैं, लेकिन जो अनुशासन इस संगठन में है, वो अनुशासन ही मेरी पहली पसंद रहा है। और उसमें सभी सम्मानित लोग जो देश प्रदेश से जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही लर्नेड कह सकते हैं उनको, बहुत ही अपने अपने क्षेत्र के बहुत महारत हासिल किए हुए लोग हैं। इसमें कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है, माननीय जो हमारे बहुजन आंदोलन के प्रणेता जिसे हम कह सकते हैं, काशीराम साहब की बदौलत हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हालांकि सब लोग ये मानते हैं कि सब कुछ हमें बाबा साहब की बदौलत मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है, 1% भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सब यहाँ बाबा साहब की बदौलत खड़े हुए हैं। लेकिन मेरा अपना मानना यह है, प्रवज्जा मूल रूप से पाली का शब्द है। और पाली का इसका अर्थ है देश निकाला, या संन्यास, या देश को छोड़ देना। देश निकाला एक बड़ा पारंपरिक शब्द है। जब अब गांव देहात में हम जाते थे या कोई कथा सुनते थे तो अक्सर ये शब्द सुनने को मिलता था। इसमें सेनापति बोलते हैं। इससे पहले कि मैं छोटी सी पृष्ठभूमि बता दूं कि इससे पहले जो धम्म वाचन हुए, माननीय LP अमृत बौद्ध साहब ने देश छोड़ जाने का सुझाव, उस पर उन्होंने बहुत गंभीर व्याख्या की थी। उसी की पृष्ठभूमि में ये अगला वाचन में शुरुआत करता हूँ। सेनापति बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है। यानी कि प्रवज्जा से पहले की जो संवाद है उनसे मानना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाले का वर्ण करो तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग ही जाएगा। वह निश्चय पूर्वक इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि शाक्य संघ ने ही यह दंड दिया होगा और वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। ये आशंका थी उनको पूरी पूरी कि अगर ऐसा होगा तो वो ऐसा करेंगे। यदि यह कठिनाई है तो भी मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूं। सेनापति बोलते हैं सिद्धार्थ गौतम से। सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था, मैं परिव्राजक बन सकता हूं और देश के बाहर चला जा सकता हूं। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है, किंतु उसे इस कार्य रूप में परिणत होने में कुछ संदेह था। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और अपनी पति की अनुज्ञा के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भरसक अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा और कहा, मैं वचन देता हूं कि चाहे अनुमति मिले और चाहे ना मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल है। संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। सभा के सम्मुख जो कार्यक्रम था उसे समाप्त कर संघ विभाजित होने को ही था कि एक तरुण शाक्य ने अपने स्थान पर खड़े होकर बोला, कृपया मेरी बात सुने, मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। उसे बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा, मुझे इसमें तनिक संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत
देश के बाहर चला जाएगा। लेकिन एक बात है जिससे मैं थोड़ा चिंतित हूं। अब जबकि सिद्धार्थ आंखों से अदृश्य हो जाएगा, तो क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए? मैं चाहता हूं कि संघ पुनः इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का पता तो लग ही जाएगा। यदि शाक्य संघ यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे, तो कौशल नरेश समझ जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम ने इसीलिए देश का त्याग किया होगा, क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का विरोधी था। यह हमारे लिए अच्छा न होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय को यूं ही गुजार देना चाहिए। अन्यथा कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं से संबंध स्थापित कर लेगा। संघ को लगा कि निश्चय से एक महत्वपूर्ण बात है। नीति की दृष्टि से भी यह बात मान ली गई। इस प्रकार शाक्य संघ की यह दुखांत सभा का समाप्त हुई, और उस अल्पमत में ने जो भी युद्ध का विरोधी था, किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस न था, संतोष की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार हो पाए। ये जो अभिनिष्क्रमण है, प्रवज्जा है, आप देखेंगे कि पारंपरिक तौर पर जब हम अ, बुद्ध की बात करते हैं या हम इस तरह के मंचन की बात करते हैं, तो एक अजीब घटना हमारे सामने आती है। इस बाबा साहब के इस महान ग्रंथ से कुछ और ही घटना हमारे सामने आती है। जब हम अभिनिष्क्रमण की बात करते हैं, गृह त्याग की बात करते हैं, तो वो अक्सर ये बात बोलते हैं दूसरे लोग के, जो बुद्ध ने जो अपना गृह त्याग किया था, वो इस आपसी जो शाक्य और कोलियों के बीच जो मतभेद था उसकी वजह से नहीं किया था, बल्कि उन्होंने किसी एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, एक मृतक को देखा था, या एक गरीब को देखा था। ये एक आमतौर पर एक अवधारणा बनाई हुई है। इस अवधारणा को ये ग्रंथ तोड़ता है, और हमारा ये लक्ष्य है कि हम लोग सत्य को स्थापित करने की पूरी पूरी कोशिश करें। इसका जो अगला शीर्षक है, 17वां शीर्षक, उसका शीर्षक है विदाई के शब्द। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के वापस लौटने से पहले राजा के महल में पहुंच गई। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। शुद्धोदक ने कहा, था कि समझने से शाक्य शांति के समर्थन में आ जाएंगे, किंतु दुर्भाग्य से सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया कि मेरी बातों का उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने कैसे परिस्थितियों को और अधिक बिगड़ने से बचा लिया है। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ, और सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो भी दंड था, मैंने उसे अपने ही सिर पर ले लिया है। लेकिन शुद्धोधन उसकी इस बात से संतुष्ट नहीं था। बोला, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीतेगी? लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रवज्जा लेना स्वीकार किया। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रवज्जा लेना स्वीकार किया। जरा सोचो तो सही, यदि शाक्यों ने हमारे सारे खेत जब्त कर लिए की आज्ञा दे दी होती, तो उसका क्या दुष्परिणाम होता। लेकिन तुम्हारे बिना हम इन खेतों का रखकर क्या करेंगे? शुद्धोधन ने कहा। शुद्धोधन बोला, लेकिन तुम्हारे बिना हम इन खेतों को रखकर क्या करेंगे?
सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर देश से बाहर क्यों न चल दे। रोती हुई प्रजापति गौतमी भी सहमत थी। बोली, तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो। सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, मां, क्या तुमने हमेशा छत्राणी होने का दावा नहीं किया। क्या यह ऐसा ही नहीं है। तुमने वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां जाकर मर गया होता, तब तुम क्या कहती, तब तुम क्या करते। क्या तब भी यह तुम इसी प्रकार दुखी हुई होती। गौतमी बोली, नहीं, यह तो एक क्षत्रिय के योग्य होता। लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहां शांत कैसे रह सकते हैं। मैं यही कहती हूं कि तुम हमें भी साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको साथ कैसे ले सकता हूं। नंद केवल एक बच्चा है। मेरे पुत्र राहुल का अभी जन्म ही हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकते हो। गौतमी को संतोष न हुआ। उसका कहना था, हम सब शाक्यों को देश छोड़कर कौशल नरेश की अधीनता में रहने के लिए कौशल जनपद में चले जाना चाहिए। सिद्धार्थ ने आपत्ति की, लेकिन मां, शाक्य क्या कहेंगे। क्या इसे वे देशद्रोह ना कहेंगे। फिर मैंने वचन दिया कि मैं वचन या कर्म से कोई ऐसी बात ना कहूंगा ना करूंगा जिससे कौशल नरेश को मेरी प्रवज्ञा का यथार्थ कारण ज्ञात हो सके। यह सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेने और जंगल में रहने, इन दोनों में से अधिक श्रेयस्कर क्या है। इन दोनों में से सही क्या है। इस बीच शुद्धोदन ने प्रश्न किया, लेकिन इतनी जल्दी किस लिए। शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रवज्ञा भी क्यों स्थगित नहीं करते। हो सकता है कि शाक्य संघ तुम्हें यहां बने रहने की अनुमति दे दे। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था। इसलिए उसने कहा, क्योंकि मैंने प्रवज्जित हो जाने का वचन दिया, इसलिए शाक्य संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना स्थगित किया है। यह भी संभव है कि मेरे प्रवज्ञा ग्रहण कर लेने पर शाक्य संघ अपनी युद्ध की घोषणा को वापस ले ले। किंतु यह सब मेरे पहले प्रवज्ञा लेने से पहले निर्णय पर ही निर्भर करेगा। मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन भंग का बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है, हमारे लिए भी और शांति पक्ष के लिए भी। मां, अब मेरे मार्ग में बाधक न बनो। मुझे आज्ञा दो और अपना आशीर्वाद भी। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। गौतमी और शुद्धोदन मूक थे। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में पहुंचे। उसे देखकर सिद्धार्थ के मुंह से वचन नहीं निकला। वह नहीं जानता था कि क्या कहे और कैसे कहे। यशोधरा ने ही मौन भंग किया। बोली, कपिल वस्तु में शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ वह मैं सब सुन चुकी। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बता कि मुझे मेरा प्रविज्य होने का निश्चय कैसा लगता है तुम्हें। सिद्धार्थ समझता था कि शायद यशोधरा ये बात सुनकर बेहोश हो जाएगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने वश में रखकर उसने उत्तर दिया,
यदि मैं ही तुम्हारी स्थिति में होती, और दूसरा, मैं कर ही क्या सकती थी। निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकती थी। तुम्हारा निर्णय ठीक है। तुम्हें मेरी अनुमति और समर्थन प्राप्त है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रविजित हो जाती। यदि मैं नहीं हो रही हूं, तो इसका मात्र कारण यही है कि मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि यह न हुआ होता, लेकिन हमें वीरतापूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता न करना। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करती रहूंगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि मैं अपने प्रिय संबंधियों को छोड़ छाड़ कर जो तुम प्रवज्जित होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नए पथ का आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित हुआ। इससे पहले उसने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतने वीर भाव से संबंधित थी और इतनी अधिक उदार थी। आज ही उसे पता लगा कि वह कितना भाग्यवान था कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली। आज भाग्य ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया था। उसने उसे राहुल को लाने को कहा। एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डालकर वह वहां से विदा हो गया। ये जो अगला 18वां नंबर का जो अध्याय है, उसका गृह त्याग है। ये संभवतः अगली वाचन में होगा। ये दो छोटे छोटे जो अध्याय हमने पढ़े हैं, तो प्रखंड हमने पढ़े हैं, जिसको हम कांड भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पुस्तक में भी उसको प्रथम कांड द्वितीय कांड इस तरह से लिखा हुआ है। ये दुनिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है, जिसको हमारे प्रतिद्वंदियों ने, या जिनको हम कह सकते हैं जो प्रतिक्रियावादी हैं, उन्होंने यशोधरा को यशोदा से जोड़ा है। या गौतमी ने जो जिस प्रकार गौतम का लालन पालन किया, पूरा जब इतिहास को पढ़ेंगे समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि इतिहास की, ये भारतीय इतिहास की नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास की एक अप्रतिम घटना है, कि जहां महामाया एक बच्चे को जन्म देकर 7 दिन के अंदर अंदर इस दुनिया से विदा हो जाती है। उसके बाद उसकी जो बहन थी, यानी कि जो दूसरी सिद्धार्थ की जो मौसी जिसे हम कह सकते हैं, सिद्धार्थ गौतमी, उसने उस बच्चे का लालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि उसको सिद्धार्थ से बुद्ध बनने में एक अहम भूमिका निभाई। ये ऐतिहासिक घटना है, बहुत ही दुनिया की महानतम घटनाओं में से है ये। और जब हम उस परिवार के उस पूरे संस्कारों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि उस पूरे परिवार में ये चीजें मौजूद थी। यही हमारा बहुजन समाज था। आज बहुजन समाज में आप देखते हैं कि जो हमारी माएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो किस तरह से परिवार को संभालती हैं और कितनी तकलीफें झेलती हैं, कितना कष्ट झेलती हैं, इसका अंदाजा पुरुष को बहुत कम होता है। ये एक घटना जो मैंने अपने वाचन में जो इस पूरे अध्याय में हमने सुनी, मूल रूप से ये घटना इसी तरह से हुई थी, क्योंकि जो कोलिय और शाक्य के बीच, जो उनके दो राज्यों के बीच एक निरंजना नदी है, आज भी जो गवाह है वो निरंजना नदी, जिसके पानी के बंटवारे पर ये झगड़ा होता था। और ये हर साल ये झगड़ा होता था। बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में इसकी चर्चा की है। बाबा साहब के साथ साथ और भी बहुत सारे ग्रंथों में इस बात की चर्चा है कि वो झगड़ा होता था, और झगड़े में दो चार लोग अक्सर मरते थे। इसी झगड़े को खत्म करने के लिए ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रस्ताव रखा था कि या ना तो युद्ध होगा और ना ही झगड़े बढ़ेंगे, तो देर सवेर हो सकता है ये लोग मान जाएं। तो ये कोलियों और शाक्यों के बीच एक युद्ध को रोकने का एक बड़ा कारण था, जिसको सिद्धार्थ गौतम ने जो एक इतना महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाया। दूसरी बात तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, इसी से संदर्भ से जुड़ी हुई चीज है, कि जब आप देखते हैं कि उस समय
केवल जो हमारे पास धन होता था वो या तो पशुधन था या फिर जमीन का धन था। यही दो मूल रूप से धन हुआ करते थे। तो जिनके पास ज्यादा जमीनें हुआ करती थी उनको खत्तिय बोलते थे, पाली भाषा में उनको खत्तिय बोलते थे। और खत्तिय ही संस्कृत से या हिंदी में प्रकारांतर से वो क्षत्रिय बना दिया गया। आज भी आप देखेंगे कि जो राजा महाराजा थे उनकी जब पूरी की पूरी पृष्ठभूमि आप देखेंगे, तो उनके पास हजारों एकड़, यानी कि उनके पास गांव के गांव थे। उनके पास जमीनें ही जमीनें थी। और जब जमीनें थी तो जाहिर सी बात है कि उस जमाने में गाय का बड़ा महत्व था, क्योंकि गाय केवल बछड़ों को पैदा ही नहीं करती थी, बल्कि गाय से बैल बनते थे और बैल जो है खेतों में काम करते थे। और पूरा का पूरा जो आप देखेंगे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ गायों की बड़ी महत्व थी। उससे ऊपर तक आप जाएंगे तो गाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशु था। और इधर इधर उत्तर भारत में भैंसों का बड़ा प्रचलन था। लेकिन उधर गायों की केवल महिमा ही नहीं थी, बल्कि खेती से जुड़ी हुई चीजें थी। वो आपके खेत को बहुत बेहतरीन बनाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर आप इधर आएंगे, राजस्थान की तरफ आएंगे, तो आप देखेंगे कि ऊंट की बड़ी महत्व भूमिका है। और अब गुजरात की तरफ जाएंगे तो माननीय आज के जो संचालक महोदय हैं खेमचंद सोलंकी साहब, गुजरात से हैं और ये जानते होंगे कि वहां पर गधे की कितना महत्वपूर्ण है। वहाँ गधा जो जीव है, तो पहले जितने भी जानवर हुआ करते थे, ये जानवर हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो आज का जो वाचन है, इस वाचन की व्याख्या करेंगे हमारे आदरणीय एलपी अमृत बहुत साहब। मैं चाहूंगा कि इन दोनों प्रखंडों को जिनका आज वाचन हुआ है, जैसा भी हुआ है वो आपके सामने है। मेरा उनसे अनुरोध होगा कि वो इसकी और व्याख्या करें, इसके इनके शब्दों को तार तार करके खोलें ताकि हम और अच्छे से इसको समझ सकें। आपने मुझे सुना, और मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बेहद आभारी हूँ कि मेरे जैसे अदने से व्यक्ति को उन्होंने इस कार्य के लिए चुना। मैं पुनः उसका साधुवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी। साध साध साध। संचालक महोदय अगली कार्रवाई शुरू करें। जी मान्यवर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका शायद माइक खुला हुआ नहीं है। संचालक जी, आपका माइक खुला हुआ नहीं है। हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद माननीय सुदेश तनवर जी और साहब, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से। आपने बहुत स्फटिक अच्छी तरह से जो बाबा साहब ने लिखा है, उदाहरण का धमका, एक एक वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश की है आपने। और हमारे आज के प्रबोधनकार है, अरे अध्यक्षता कर रहे हैं मान्य एलपी अमृत बहुत साहब। वो आपने कैसा वातन किया, क्या है इसमें कोई, वो आगे हमारे आचार्य जी अ, करेंगे बात आगे। मान्य एलपी अमृत बहुत बहुत साहब। बहुत सर, बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। और चलिए, हमारे आज के पवित्र पावन धम्म ग्रंथ तथागत बुद्ध और उनके धम्म के वाचन की श्रृंखला में वाचनकर्ता दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ लेखक, वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ चिंतक और वरिष्ठ कवि परम आदरणीय सुदेश तनवर साहब, उनके वाचन के बारे में मैं कुछ भी बोल करके उसको नंबर दो नहीं करना चाहता। इसलिए मैं उनसे पूर्ण सहमत हूं
और जो इतिहास आदरणीय तनवर साहब ने हम लोगों को अभी बताया कि हमारे लोग और हमारे साथ जो इस संसार में जीव जंतु पशु रहते हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण भाग हमारे साथ जुड़ा हुआ है। परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब 14 जुलाई को उनका जन्मदिन हुआ। उनके भविष्य के लिए, उनकी मंगल कामनाओं के लिए मैं पूरे भारत से विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सब उनके जन्मदिन पर उनको मंगल कामनाएं देते हुए तथागत सभी महापुरुषों से यह अनुरोध करें कि संस्थापक जी सदैव स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त। और उनके लिए मैंने एक दोहा लिखा है, चहुं ओर खुशियां रहें, दुख देख दूर से रोए। चहुं ओर खुशियां रहें, दुख देख दूर से रोए। एक दो दिन नहीं आजीवन, एक दिन दो दिन नहीं आजीवन, मन उदासीन ना होए, मन उदासीन ना होए, मन उदासीन ना होए। इन दोहों के साथ उनकी मंगल कामना करते हुए कि आदरणीय दीर्घायु हों, सतायु हों, चिरायु हों और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। हम सब अपनी सामर्थ्यता के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने आज के वाचन की तरफ लौटता हूं। तो आज का हमारा जो पहला शीर्षक था प्रवज्या अभिनिष्क्रमण और दूसरा शीर्षक था विदाई के शब्द। ये दोनों शीर्षकों का वाचन आप सब ने सुना। मुझे अपनी समझ से एक बात इसमें स्पष्ट होती है कि हम जो संकल्प लेते हैं, हम जो निश्चय करते हैं, तो उस संकल्प में, उस दृढ़ निश्चय में बहुत सारी बाधा आ सकती है, बहुत सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत हो सकती हैं। लेकिन यदि आपने कोई दृढ़ संकल्प लिया है, कोई दृढ़ निश्चय किया है, तो उस संकल्प को निभाने के लिए, उस निश्चय को पूरा करने के लिए, मंजिल पाने के लिए हमें सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए, वो परिस्थितियां पारिवारिक भी हो सकती हैं, वो परिस्थितियां सामाजिक भी हो सकती हैं, वो परिस्थितियां आर्थिक भी हो सकती हैं, लेकिन उन सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर, हमें अपने संकल्प को पूरा करने की ओर बढ़ते रहना है। जैसा आपने इस वाचन में सुना कि जो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम हैं, मैं अपनी समझ से ऐसा सोचता हूं या ऐसा मानता हूं कि हमारे बहुजन महापुरुषों में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को यदि यशोधरा जी का समर्थन नहीं होता
यशोधरा जी का बल नहीं मिलता तो मैं ये मानता हूं कि तथागत बुद्ध ना होते। इसी प्रकार क्रांतिवा ज्योतिबा फूले जी को अगर हम देखें तो माता सावित्री बाई फूले का समर्थन क्रांतिवा ज्योतिबा फूले जी को नहीं होता तो मैं ये समझता हूं कि क्रांतिवा ज्योतिबा फूले जी ज्योतिबा फूले नहीं होते। और थोड़ा सा और आगे आए तो जिन्होंने इस धम्म ग्रंथ की रचना की है, बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो मैं ये समझता हूं कि माता रमाई का समर्थन, माता रमाई का सहयोग, माता रमाई का समर्पण बाबा साहब के साथ नहीं होता तो बाबा साहेब ना होते। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे लोगों का, हमारे परिवार का समर्थन प्रत्येक काम में हमारे साथ रहे। और वो समर्थन ही हमारी एक शक्ति है, वो समर्थन ही हमारा एक जज्बा है जो हम लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से काम कर सकते हैं। आपने इस वाचन में महसूस किया एक परिवार का दर्द, एक माता पिता की वेदना, एक बच्चे का पिता से अलग हो जाना। ये तीन पहलू इसमें आते हैं। और एक बच्चा नहीं, दो बच्चे, एक राजा शुद्धोधन का बच्चा जो राजकुमार सिद्धार्थ है वो अपने पिता से अलग हो रहे हैं, और एक राजकुमार सिद्धार्थ का बच्चा राहुल वो अपने पिता से अलग हो रहे हैं। इस विरक्ति के बाद भी या इस विरक्ति के साथ ही हमारे लक्ष्य को पा जाना संभव हो सकता है यदि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम अपने वचनों के पालन से मुकर जाते और अपने माता पिता की बातों में या अपने गृहस्थ की बातों में समर्थित होते, तो आप ये मानिए कि जो बुद्ध दर्शन हम पढ़ते हैं ये रचना कुछ और होती। लेकिन उनका अडिग विश्वास और उनका दृढ़ संकल्प इस रास्ते पर चला कि यशोधरा जी ने उनसे कहा कि ठीक है, आपका जो निर्णय है, आपका जो संकल्प है, मैं इसलिए उसको पसंद करती हूं, उसमें सहमत होती हूं कि आप जिस पथ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें मानव कल्याण की भावना जरूरी है। क्योंकि आपका जो पथ है वो मानव कल्याण की ओर है, आपका जो पथ है वो मानवता के लिए है, कल्याणकारी है। इसीलिए मैं आपके साथ में हूं और पूरी समर्थता के साथ, पूरे समर्पण के साथ, जैसा कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम सोच रहे थे कि एक नारी के लिए ये बात बहुत बड़ी हो सकती है कि उनके पति का उनके से दूर जाना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यशोधरा जी पर उनकी इस बात का कोई खेद नहीं, वो मौन पूर्वक उसको स्वीकार करके उनके समर्थन के साथ उनसे ये बात कहती हैं कि ठीक है,
अगर आपने अपना संकल्प निभाने के लिए कदम उठाया है तो इसमें दो बातें और जुड़ी होनी चाहिए कि आपका संकल्प मानवतावादी हो, आपका संकल्प कल्याणकारी हो। और मैं आपसे यही आशा रखती हूं कि आपका पथ सदैव मानवता की ओर, मानव कल्याण की ओर बढ़ता चला जाए। और ऐसी भावनाओं से जुड़ा हुआ आज का ये वाचन आप सबने बहुत कीमती समय देकर बहुत ध्यान से आदरणीय सुदेश तनवर साहब को सुना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा प्रश्न अभी भी मेरी बहनों से जुड़ा हुआ है। मेरी बहनों से मेरा प्रश्न और मेरा निवेदन फिर से है कि आपकी भागीदारी भी तथागत बुद्ध और उनके धम्म के वाचन में जरूरी है, आवश्यकता है। तो इस वाचन के माध्यम से जो भी बेटी, जो भी बहन मुझे सुन रही हो, तो उनसे मैं पुनः निवेदन करता हूं कि तथागत बुद्ध और उनके धम्म के वाचन को पूरे भारत में हमको घर घर तक पहुंचाने की शिद्दत हमने जद्दोजहद ठान ली है। और इस संकल्प में, इस उद्देश्य की पूर्ति में आपका साथ, आपका सहयोग, आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे उन महापुरुषों की बात याद आती है। बोधिसत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं किसी भी समाज की प्रगति उस बात से आंकता हूं, समझता हूं कि जितना उनमें महिलाओं का, बहनों का योगदान हो। तो हमारी प्रगति भी आपके साथ जुड़ी हुई है। मैं पूरे भारत की बेटियों से, बहनों से निवेदन करता हूं कि जैसे आदरणीय सुदेश तनवर साहब, आदरणीय जगदीश प्रसाद बौद्ध उत्तर प्रदेश बरेली से साहब, वो तैयार हो रहे हैं और वाचन की श्रृंखला में सब अपना नाम जोड़ रहे हैं। तो पूरे भारत में हम इसी प्रकार की व्यवस्था को लेकर के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक घर में तथागत बुद्ध और उनके धम्म का वाचन पहुंचाना चाहते हैं। तो चूंकि समय हो रहा है, और अगर मैं अपना निवेदन यहाँ से, अगर आदरणीय संस्थापक जी मुझे सुन रहे होंगे, तो मैं कुछ कीमती समय उनसे लेना चाहूंगा कि वो हम सबके बीच में आकर के हमारे इस प्रयास के बारे में और हम सबको मार्गदर्शन देते हुए आज की इस वाचन श्रृंखला को संपन्नता की ओर हम ले जाएंगे। अगर मुझे वो सुन रहे हों तो 2 मिनट के लिए मैं उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो अपना कीमती समय हम सभी को दें। आदरणीय संस्थापक जी। सर वो जुड़े नहीं है। नहीं जुड़े हैं पी अमरूप बहुत साहब, जुड़े नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम उनको जन्म दिवस की मंगल कामनाएं देते हुए और आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद कि, और ऐसे ही हम इस श्रृंखला को
निरंतर अपने लोगों तक पहुंचाने में आगे बढ़ते रहेंगे, आप सबकी अपेक्षाओं के साथ। और मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। और आदरणीय आज के हमारे जो संचालक हैं खेमचंद बौद्ध साहब, जो कि हमारे राष्ट्रीय सचिव भी हैं और हमारे 4 राज्यों के प्रभारी हैं, उनकी तरफ मुड़ता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि इस श्रृंखला को संपन्नता की ओर ले जाएं। आदरणीय खेमचंद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मान्य एलपी अमृत बहुत साहब। आपने बहुत अच्छी तरह से जो सिद्धार्थ गौतम देश छोड़ के जाते हैं तो उसके कौटुंबिक में क्या तकलीफें पड़ेगी, क्या होगा, वो सब डिटेल में उसने बताया। और राहुल को छोड़ेंगे वो, और शुद्धोधन अपने बेटे को छोड़ेंगे, लेकिन सिद्धार्थ ने जो निर्णय किया था वो मानव कल्याण के लिए किया था और बहुत अच्छी तरह से समझाया। और अब मेरा निवेदन अध्यक्ष जी है, तो कल कार्यक्रम के बारे में 21 जुलाई का जो ज्ञापन पत्र देने का है, धरना करने का है, अगर टाइम है 2 मिनट 3 मिनट का, तो अध्यक्ष जी जुड़े हैं बीएस बहुत साहब, तो 2 मिनट में वो उसके बारे में बता देंगे सभी को। सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूँ और सभी पदाधिकारी, सभी महानुभाव। जैसे कि आज का बहुत ऐतिहासिक वाचन था, जिसमें हमारे बहुजन महापुरुषों के त्याग, बलिदान और संघर्ष का पाठ किया गया। किस तरह से उन्होंने अपने परिवार को अपने जीवन संघर्ष में, त्याग में, बलिदान में लगा दिया, और उनका जो ज्ञान प्राप्ति स्थल है जिसके लिए उन्होंने योगदान दिया था लोगों के लिए, वो बोध गया है। और बोध गया पे जो प्रबंधन है वो बौद्धों का नौकर अन्य निकाय सभी को मालूम है। 12 फरवरी से इसका आंदोलन हमारे पूज्य भिक्षुओं को द्वारा और दूसरे हमारे सहयोगी संगठन है वो भी सब सहयोग कर रहे हैं, सबके द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि आरबीएम की भूमिका शुरू से रही है। मैक्सिमम आप लोग बैठे हैं तो वहाँ बौद्ध गया में गए भी हैं। और इसमें चूंकि हमारा राष्ट्रीय स्तर का संगठन है तो हमारा अपेक्षा की जाती है, और सब लोग, हमारे अंदर भी एक नैतिक दायित्व है कि हम उस संगठन का, उस आंदोलन का बेहतर तरीके से, नियोजित तरीके से समर्थन करें। तो जैसा कि संस्थापक जी ने मार्गदर्शन दिया है, 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति के नाम 2 प्रतियों में ज्ञापन सौंपा जाना है, किसी स्थान पे एकत्रित होना है। और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी। मैंने कल इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सभी से निवेदन है, अगर कल नहीं कर पाए तो आज करें, या उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम लोग एक पब्लिक में अपनी बात रख पाते हैं और बता पाते हैं कि इस तारीख को हम लोग जो है ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो दूसरा चरण है प्रचार प्रसार, क्योंकि कोई भी हम प्लान करते हैं या आंदोलन करते हैं उसका प्रॉपर तरीके से प्रचार प्रसार आवश्यक है। आजकल सोशल मीडिया भी है, पर्चे भी है, या फ्लैक्स है, जो भी साधन हो, जो भी लोकल स्तर के साधन हो, उस तरीके से हमारे केवल आरबीएम नहीं, हमारे आरबीएम दूसरे अम्बेडकरवादी संगठन है, सबका आंदोलन है और हम उसका नेतृत्व करेंगे, हमारे आरबीएम के नेतृत्व में होगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अभी जो हमारा समय बचा है उसका अपने तन मन धन से उसमें योगदान दें। और 21 तारीख का हमारा पूरे राष्ट्रीय स्तर का जो धरना प्रदर्शन, इसके बाद वहां पर जो है जाके ज्ञापन देना है। तो प्लानिंग तरीके से कर लें, कहाँ बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं, कहाँ पर इकट्ठे होंगे वो बता दें सबको। इसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासन तरीके से हमें पंचित ध्वज के साथ और तख्तियों के साथ वहां जाना है। तो ये अगर प्लानिंग तरीके से होगा, सब लोग मिलके काम करेंगे तो बेहतर तरीके से होगा। तो मेरा तो सभी से अनुरोध है कि इस आंदोलन का 21 तारीख का सब लोग अपने तरीके से, सभी हमारे पदाधिकारीगण का ज्यादा दायित्व है, क्योंकि वो हमारे संगठन के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और बाकी हमारे मेंबर हैं वो भी सब सहयोग करके सभी से सहयोगी संगठन से अनुरोध कर लें। तो ये कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छी तरीके से करें। दूसरा, इस आंदोलन के संबंध में 17, 18, 19 को
तीन जो है वो भी हैं, ऑनलाइन बीसी है। अलग अलग क्षेत्रों के हमारे 3 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उनको पूरे देश को 3 भागों में बांटा है। तो कल जो है जो हमारी 17 तारीख है, उसमें 18 को है, 19 को है, तो उसमें भी सब लोग जुड़े और क्या तैयारी है उसकी बात रखवाने का प्रयास करें। हमारे दूसरे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, राज्य स्तर के पदाधिकारी हैं, सभी से निवेदन है कि एक तो सभी लोगों को जोड़ें, उसका फीडबैक भी लेने का कष्ट करें और इस अवधि में सक्रिय रहें, संवाद करें और सहयोग करें, मार्गदर्शन करें, तो हमारी एक क्वालिटी बेहतर इसमें हमारा लक्ष्य है जो बेहतर हम प्राप्त कर सकेंगे। इसी साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। नमोदय, जय भीम। सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष श्री। ये बहुत था आपके सब कार्यक्रम के बारे में सबको जागरूक करने के लिए, बार बार वही जागरूक करने के लिए जगाना है समाज को, तो जागेगी समाज। तो आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करने के लिए घोषणा होती है और सप्ताह सप्ताह करके हमारा कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो सब लोग अपने 2 हाथ जोड़ के आंखें बंद करके सप्ताह सप्ताह करेंगे। सब्बे सब्बे चके सब्बे भद्राणि पश्यन्तु सब्बे सभी का मंगल, सभी का नमो बुद्धम नमो धम्मम नमो सभी को सभी लोगों सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। जय